जो ये सोशल मीडिया का दौर हो चुका है कि 10-15 बच्चे या 20 बच्चों का रिजल्ट देकर या 30-50 जो भी हैं उसका खूब वीडियो बनाया जा रहा है। जिस टीचर का बहुत नाम बहुत शोहरत है कि हम लाखों पढ़ा रहे हैं, करोड़ों बच्चे पढ़ा रहे हैं, पता चलेगा कि जिनका सबसे ज्यादा नाम है उनका 99.99999999 जितना 9 लगा दीजिए उतना ही बच्चे असफल हैं और टीचर खुद करोड़पति अरबपति बनते जा रहे हैं। बच्चों को समझना है कि सेल्फ स्टडी से रिजल्ट आएंगे। कोई टीचर कोई जादू की छड़ी रिजल्ट नहीं है। आज भी हम कहते हैं कि मेरे यहाँ कोई जादू की छड़ी नहीं है। यदि मेरे यहाँ जादू की छड़ी रहता है तो मेरे घर के सारे लोग IITian होते। उस कोचिंग में तुम्हारे गांव के सैकड़ों बच्चे पढ़ने आए, तुम्हारा एक ही का रिजल्ट हुआ 99 को फेल कर गया। तो टीचर का मतलब क्या? तुम्हारी सेल्फ स्टडी का बहुत बड़ा योगदान है कि मैंने जितने भी शिक्षक हैं कि हम पढ़ाए हैं 2 करोड़ बच्चे, तो 2 करोड़ बच्चे पढ़ाए हैं, 100 को रिजल्ट है 150। तो इसका मतलब है कि आपने न जाने कितने बच्चों का करियर बर्बाद कर दिया। एक तरह से कहिए कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के तहत ये व्यवस्था नहीं हुआ तो जो हीरा था वही जाकर निखरा। कि एक कमेटी बनाकर और बच्चों के हक की बात तो जरूर होनी चाहिए, उनके मांग जायज हैं। नए साल की शुरुआत होने वाली है और इस दरमियान आपके बीच अलग अलग स्टोरी लेकर के आएंगे, चाहे शिक्षा जगत की हो, चाहे स्वास्थ्य जगत की हो, चाहे रोजगार जगत की। हम उन तमाम लोगों से मिलवाएंगे आपको जो शिक्षा में क्रांति किए हैं, स्वास्थ्य जगत में क्रांति किए हैं या फिर रोजगार जगत में क्रांति किए हैं। आज ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो कि बिहार के तीसरे ऐसे शिक्षक हैं जो राष्ट्रपति भवन में जा करके अपना कार्यक्रम वहां पर करके आए हैं और राष्ट्रपति भवन में स्पीच देकर के आए हैं। महामहिम द्रौपदी मुर्मू से मिलके आए हैं और क्यों मिलके आए हैं इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे। और जिस दौर में अभी हम गुजर रहे हैं, शिक्षा पर बहुत जबरदस्त बहस हो रहा है। अभी BPSC पर बवाल हुआ है और नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ जो प्रक्रिया BPSC में लाने की प्रयास की जा रही है वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया IIT JEE में पहले से है। तो नॉर्मलाइजेशन भी समझेंगे और उन तमाम बिंदुओं को समझेंगे बिहार के जो शिक्षा जगत में क्रांति ला सकती है या फिर बिहार की दिशा और दशा शिक्षा के माध्यम से बदली जा सकती है। हमारे साथ में RK श्रीवास्तव सर हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नव वर्ष के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पहली सवाल है सर कि राष्ट्रपति भवन में जाना क्या वजह है, क्या कारण है? आपसे पहले मात्र 2 ही शिक्षक बिहार से गए हैं, एक HC वर्मा है और एक सुपर 30 वाले आनंद कुमार। पहली तो बातें होती है कि अपने जीवन में जो भी आपका सामर्थ्य हो उसमें आपको जिस सेक्टर में हो आप यदि बेहतर प्रयास कर रहे हैं तो देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों की नज़र तो जरूर होती है। तो आर्थिक रूप से गरीब परिवार के वैसे बच्चे जो कि उनके घर में कई पीढ़ियों का मतलब वही एक पहले हैं कि जो कि मतलब कि IITian NITian बनने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त है। तो उन बच्चों के साथ जाने का सौभाग्य मिला और राष्ट्रपति भवन में 30 मिनट से अधिक का समय प्रेसिडेंट के साथ थे, वो भी भारत के प्रथम नागरिक के साथ थे। और एक सम्मान पाना, आशीर्वाद पाना और अपनी बातों को रखना, बच्चों का स्पीच होना, राष्ट्रपति महोदय के बातों को सुनना कि केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है कि किसी राष्ट्र को वो बहुत ही आगे ले जाए, वो तो अपना काम ईमानदारी से करते ही हैं, लेकिन देश के प्रत्येक नागरिक का योगदान है कि वो भी अपने जिस भी सेक्टर में है अपनी क्षमता, अपनी बुद्धि, अपनी विवेक के अनुसार वो भी बेहतर करने का प्रयास करें। और जो लोग थोड़ा सा सक्षम हो चुके हैं तो वो भी निचले तबके के लोगों को हाथ पकड़कर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और उस आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा प्रयास है कि किसी को पैसा देने से बेहतर है कि उसको शिक्षित बना दीजिए, और जब वो शिक्षित बन जाएगा तो खुद ही वो अपने परिवार को नीचे से एकदम ऊपर श्रेणी में लेकर चला जाएगा। तो एक हमारे लिए भी बहुत ही भावुक पल रहे और एक प्रेरणा रहे कि एक गांव के लड़के को देश के प्रथम नागरिक के बगल में बैठना और उसके बाद अपने सफल बच्चों के साथ बैठना, अभिभावकों के साथ चर्चा करना, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को और ख़ास करके बिहार की मिट्टी जो है जुनूनी होती है। एक प्रेरणा मिला कि अब इसके बाद तो दिन रात मेहनत हो रहे थे लेकिन वो रफ्तार कई गुना होने चाहिए। और राष्ट्रपति महोदया ने भी जो हम लोगों को, हमारे बच्चे को सिखाने का प्रयास किया कि आप लोगों ने तो निःशुल्क शिक्षा पाकर देश के प्रतिष्ठित IIT तक पहुँच गए हैं। आपको उन्होंने बड़ी अच्छा बात बोला कि आपको 50 लाख मिले या 50 करोड़ का पैकेज मिले, ये अच्छी बातें हैं कि आप अपने जीवन में उन्नति को छूते जा रहे हैं,
लेकिन आपका जीवन सार्थक तब माना जाएगा कि जब आप आर्थिक रूप से गरीब थे और आप अब जो है आप आर्थिक रूप से संपन्न हो गए, आप मजबूत हो गए, तो आपका भी दायित्व समाज के लिए अपने कर्ज चुकाने के लिए बन रहा है कि जब आपको किसी भी माध्यम से आपको ऊंचाई तक पहुंचा दिया गया, आप सक्षम हो गए, तो आप भी जहां भी रहिए, जिस परिस्थिति में रहिए, आप भी अपने इनकम का कुछ अंश वैसे निचले तबके के आर्थिक रूप से गरीब बच्चों के शिक्षा में मदद कीजिए, जिनके परिवार में कई कई पीढ़ियों तक जो है शिक्षा से वंचित हैं। तो शायद उनकी बातों को सुनकर हमारे बच्चे भी प्रेरणा लिए होंगे। और आपके भी वीडियो के माध्यम से मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूं कि जो भी लोग सुन रहे होंगे, आप भी प्रयास कीजिए, क्योंकि एक कहावत क्या है, एक लाइफ में होता है, एक आदमी कहता है कि मैं 20,000 कमाता था फिर भी नहीं बच रहा है, 1 लाख कमाता था फिर भी नहीं बच रहा है, 5 लाख कमा रहे हैं फिर भी नहीं बच रहा है, क्योंकि मदद करने की तो भावना है नहीं। अब जब कहिएगा यार ये तो 5 लाख भी कमा रहे, EMI भरने में ही हम परेशान हैं, नीयत साफ होनी चाहिए। आप उस दिन सोचिए कि जब आपके घर में 10,000 15,000 इनकम थे माता पिता के, या उससे भी कम थे, उसके बाद भी आपको माता पिता ने पाला पोसा। अब जब आप करोड़ों कमाने लगे, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमारा पैसा नहीं बच रहा है। नीयत अच्छी हो, और करोड़ों क्या है जी, 50,000 कमाने वाले भी चाहेंगे तो 4,000 5,000 का मदद तो किसी ना किसी को, एक ही बच्चा को गोद लेकर उसके मंथली शिक्षा में वे कर सकते हैं। और तुम तो IIT तक पहुंचकर तुम तो करोड़ों कमा रहे हो। तो आशा है कि सभी बच्चे या जो भी देश के अन्य हिस्सों से आपके वीडियो को सुनेंगे, वो भी लोग प्रयास करें कि हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बनने के अग्रसर आए, या भारत नेतृत्व करे, अन्य देशों को नेतृत्व करे। और हम लोग यह मानकर चलते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, कि हम पूरा विश्व एक परिवार है, हम लोग सबको एक परिवार मानकर चलते हैं। तो फिर कैसे है कि जब आप सक्षम हो गए तो अपने ही देश, अपने ही राज्य, अपने ही गांव के आर्थिक रूप से गरीब बच्चों को मदद के लिए आगे क्यों नहीं आएंगे। आशा है कि इस वीडियो को सुनकर, और पहले से जो लोग करते हैं उनको थैंक्स बोलते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपने जीवन में वैसे बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किए हैं या कर रहे हैं। तो उनको ईश्वर लंबी आयु दे और वो अपने जीवन में हमेशा खुश रहें। अच्छा सर, जो वर्तमान स्थिति है, माहौल है, शायद सरकार जिम्मेदार हो या फिर कोई, शिक्षा किस वर्ग में सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है? खास करके लोअर मिडिल क्लास की बात की जाए तो लोअर मिडिल क्लास अपने ज़रूरतों में ही उलझा हुआ रहता है, शिक्षा पर ध्यान नहीं देता है। अभी के दौर में चाहे कंपटीटिव एग्जाम हो या कंपटीशन या कोई भी एग्जाम हो, शिक्षा किस वर्ग के बीच में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, शिक्षा में तो मैं एक ओपन बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि बच्चे पीछे जा रहे हैं और बच्चे ग्लैमर के तरफ बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आपको मतलब एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। हो क्या रहा है कि मैक्सिमम लोग प्रयास कर रहे हैं, जबकि सबको एक दिन मरना है, राख होना है। सब लोग अपने अपने तरीके से बच्चों को मतलब धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। कैसे? सिंपल बात समझिए, जो ये सोशल मीडिया का दौर हो चुका है कि 10-15 बच्चे या 20 बच्चों का रिजल्ट देकर, या 30-50 जो भी हैं, उसका खूब वीडियो बनाया जा रहा है। ओपन आकर जिस टीचर का बहुत नाम, बहुत शोहरत है कि हम लाखों पढ़ा रहे हैं, करोड़ों बच्चे पढ़ा रहे हैं, उनसे पूछा जाए या ऐसे किया जाए कि उनके यहाँ से असफल बच्चे को उनके नाम के साथ टी-शर्ट पहनाकर और बुलाना है और गांधी मैदान में भरना है। पता चलेगा कि जिनका सबसे ज्यादा नाम है उनका 99.99999999 जितना 9 लगा दीजिए उतना ही बच्चे असफल हैं, और टीचर खुद करोड़पति अरबपति बनते जा रहे हैं। मतलब आपको चीजें बता रहे हैं। बच्चों को समझना है कि सेल्फ स्टडी से रिजल्ट आएंगे। कोई टीचर, कोई जादू की छड़ी रिजल्ट नहीं है। आज भी हम कहते हैं कि मेरे यहाँ कोई जादू की छड़ी नहीं है। यदि मेरे यहाँ जादू की छड़ी रहता तो मेरे घर के सारे लोग IITian होते। इसका मतलब शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है, रियल हो रहा है। तो उसमें दोषी कौन है? बच्चे भी हैं, अभिभावक भी हैं। अरे जो है वो तो कर ही रहा है, लेकिन अभिभावक ये बताइए कि स्कूल में कुछ खामियां हो सकती हैं, लेकिन स्कूल न जाने कितने स्कूल हैं जिसकी उम्र 50 साल या उससे अधिक है। DAV का खुद उम्र 100 साल या उससे अधिक हो चुका है। भारत की एक कोचिंग बता दीजिए जिसका उम्र 50 साल हो। कोचिंग आ रहा है चला जा रहा है, आ रहा है चला जा रहा है। जब से भारत में शिक्षा प्रथा चला था, उसी समय से कुछ वर्षों से ये कोचिंग या ट्यूशन चालू था। तो बताइए कि कोचिंग क्यों खत्म हो जा रहा है?
भारत की एक कोचिंग बता दीजिए जो 50 साल का हो, कोई पूरे भारत में खोज के बता दीजिए। तो कोचिंग आ रहा है बंद हो जा रहा है, आ रहा है बंद हो रहा है, क्यों बंद हो जा रहा है भाई? ऐसा क्या बात है? आप सोच रहे हैं सेल्फ स्टडी करना है, किताबों से बात करना है, मोबाइल से सॉल्यूशन नहीं देखना है। 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा तक प्रयास कीजिए, सीनियर से जाकर डिस्कशन कीजिए। कभी भी आंख से आंख मिलकर ही शिक्षा बेहतर हो पाएगा। ऑनलाइन का प्रयोग कीजिए, लेकिन ये मत समझिए कि टीचर के पास हम ऑफलाइन में भी एक बैच में 2000 बच्चे हैं और 2 साल के बाद टीचर आपको पहचान नहीं पा रहे हैं। कभी भी बताइए कि 50, अब देखिए हो क्या रहा है, 50-100 का वीडियो बना, अब पता चला ना कि 50,000 बच्चे भर गए। अब आपको ऐसे बता रहे हैं, सब सेक्टर में मिला लीजिएगा, चाहे बीपीएससी हो, आईआईटी हो। आईआईटी में 17,790 सीट है, केवल एक को कोचिंग पटना में 25-25 हजार बच्चे हैं, कोटा में 3-4 लाख बच्चे हैं, दिल्ली में लाखों बच्चे हैं। अब पूरे भारत से 17,790 सीट है। इसका मतलब है कि पटना से जिस कोचिंग में 25,000 बच्चे हैं वहां से 1 या 2 रिजल्ट होंगे। ये बताइए कि पूरा पटना आप घूम जाइए, किस स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है, किसका विज्ञापन लगा हुआ है? जब आप कोई कोचिंग 5 साल, 4 साल, 10 साल से चला रहे हैं, जब इतना ही आप रिजल्ट दे दिए हैं, तो 50 करोड़ 100 करोड़ का विज्ञापन क्यों कर रहे हैं? और उसके पिताजी आपके पास बच्चा नहीं भेज देंगे, वो लड़का नहीं भेज देगा, उसका जब रिजल्टे आ चुका है तो उसके मुहल्ला से पढ़ने नहीं आ जाएंगे। और लड़कों को भी मैं दोषी करता हूं, जब तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है तो नर्सरी 1, 2, 3, 4 के टीचर को मिठाई लेकर क्यों नहीं जा रहे हो? जब तुम्हारे साथ उस कोचिंग में तुम्हारे गांव के सैकड़ों बच्चे पढ़ने आए, तुम्हारा एक ही का रिजल्ट हुआ, 99 को फेल कर गया, तो टीचर का मतलब क्या? तुम्हारी सेल्फ स्टडी का बहुत बड़ा योगदान है। सर मैंने अभी सिंपल एक ही बात बोला, मेरे पास जादू की छड़ी रहता तो मेरा भांजा, मेरा भतीजा, मेरे घर का सारे लोग आईआईटीएन नहीं होते। बच्चों मेहनत करते हैं, मेरा एक दायित्व है कि उसको एक परिवार बनकर पढ़ाएं। इसीलिए मैं जब से पढ़ाता हूं बैच में 30 से 40 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब बच्चों को हम बात नहीं करेंगे उससे, यदि आपको लाखों पढ़ाना है तो ऑनलाइन में पढ़ाइए। ऑफलाइन क्लासेज में जब से स्कूल प्रथा भी रहा है, ऑफलाइन क्लासेज में 1000-2000 बच्चे नहीं होते हैं, कैसे सीख जाओगे भाई? और कितना रिजल्ट हुआ? आप बात कर रहे हैं किसी भी, माने हम बात करें कि माने जितने भी शिक्षक हैं कि हम पढ़ाए हैं 2 करोड़ बच्चे, तो 2 करोड़ बच्चे पढ़ाए हैं, 100 को रिजल्ट है, 150। तो इसका मतलब है कि आपने न जाने कितने बच्चों का करियर बर्बाद कर दिया। प्यारे बच्चों या जो लोग हैं, सेल्फ स्टडी से रिजल्ट आएगा। अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहिए। माता पिता के अलावा आपका कोई अपना नहीं है, सब कोई अपने अपने तरीके से व्यवसाय कर रहा है। आप ईमानदार रहिए, मेहनत कीजिए और सेल्फ स्टडी कीजिए। सब अपने अपने तरीके से अपने लाभ के लिए बस बने हुए हैं। जो आपको लगता है कि उसमें आपके प्रति ईमानदार हैं, उनके प्रति आपकी सहानुभूति जीवन भर होनी चाहिए। लेकिन आप खूब लिखिए, खूब पढ़िए, जीवन में जरूर अच्छे कीजिएगा। और जब आप सक्षम हो जाएंगे, अंतिम में यही बोलेंगे, तो आप भी शिक्षा में किसी आर्थिक रूप से गरीब को जरूर मदद कीजिए। अच्छा सर, नॉर्मलाइजेशन पर इन दिनों बवाल हो रहा है। आपको पता है कि आईआईटी जेईई में तो पहले से नॉर्मलाइजेशन लागू है, बीपीएससी में भी नॉर्मलाइजेशन लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नॉर्मलाइजेशन है क्या, इसको जरा समझा दीजिए। देखिए, आपको ठेठ भाषा में मैं बता रहा हूँ, जेईई मेन का परीक्षा होता है, तो जेईई मेन का जब एग्जाम होता है तो जैसे अभी 22 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है 2025 का, तो मान लीजिए कि अब 22 को ही एक मॉर्निंग शिफ्ट है और एक इवनिंग शिफ्ट है। अब दोनों शिफ्ट में अलग अलग पेपर मिलेंगे। अब क्राउड भी अलग अलग हो सकते हैं। अभी हमारे यहाँ के ही बच्चे जो हैं, अब सोचिए कि एक लड़का अलग डेट को बैठा था, जो अभी आईआईटी खड़गपुर में है, लेकिन वो लड़का जो है जब जेईई मेन का पेपर हुआ था तो उसका 255 नंबर आया था, 255। और एक अलग डेट को शिवम बैठा था, उसका 225 नंबर आया था। 225 नंबर वाले का परसेंटाइल अधिक हो गया और 255 नंबर वाले का परसेंटाइल कम हो गया। यानी कि शिफ्ट के वजह से, टाइमिंग के वजह से, और अलग अलग शिफ्ट हुए, क्वेश्चन अलग अलग हुए, उसके अनुसार उसका परसेंटाइल निकला। तो कहने का मतलब है कि बच्चे को तो दुख होगा ना कि मेरा तो नंबर अधिक आया, और उसको ऐसा मतलब फीलिंग भी होगा। हो सकता है कि सरकार की क्राउड के चलते अब जरूरत है या मजबूरी है, वो तो मान लीजिए कि, लेकिन बच्चे और उसके माता पिता को ये लग रहा है कि उस दिन भी वो लड़का एक साथ बैठता तो मेरा 255 वाला ही टॉप करता। क्योंकि अब बता रहे हैं, जब जेईई एडवांस का एग्जाम हुआ, क्योंकि जेईई एडवांस में ये व्यवस्था नहीं है, तो जेईई एडवांस में जिसका 255 आया था लेकिन परसेंटाइल कम हो गया था, वो आईआईटी में गया, आईआईटी खड़गपुर में,
और जिसका 225 आया था, अलग डेट को था जेई मेन में, उसका परसेंटाइल अधिक था, माने जब एनआईटी की बात हो या ट्रिपल आईटी की। लेकिन जब जेई एडवांस हुआ तो जेई एडवांस कर नहीं पाया, या उसका मैंने मतलब वो जेई एडवांस में सेलेक्ट हुआ लेकिन उसको उस लेवल का रैंक नहीं आया। तो जब एक तरह से कहिए कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के तहत ये व्यवस्था नहीं हुआ तो जो हीरा था वही जाकर निखरा, जो हीरा था वही जाकर निखरा। तो हम अपने बच्चों पर भी तो मिलाए कि आखिर जब जेई मेन में क्या था, जो जीनियस था अलग डेट को बैठा, नंबर भी उसका ज़्यादा है लेकिन परसेंटाइल कम है, यदि उसको एनआईटी में जाना रहता तो कम नंबर वाले को एनआईटी में उसको अच्छा ब्रांच मिला और इसको नहीं मिलता। लेकिन ये क्या हुआ कि जब जेई एडवांस में बैठे तो जेई एडवांस में ये कमाल कर गया, तो दिक्कत तो है। एक आखिरी सवाल सर, बीपीएससी पर बवाल चल रहा है, री एग्जाम की मांग चल रही है, बीपीएससी पर क्या सोचते हैं आप? देखिए, जैसे वीडियो भी देखने को मिल रहे हैं और जो बच्चों के दर्द भी आ रहे हैं, सिंपल का नाम है कि जो सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग हैं वो भी तो एक इंसान है, उनके भी तो बच्चे हैं। ठीक है, वो बहुत सक्षम हो गए हैं, उनके पास उनकी क्षमता ताकत बहुत है, लेकिन जब चीज़ें मास लेवल पर होते हैं और उसका एक सार्थक डिस्कशन जब चर्चाएं चल रहे हैं तो कम से कम मेरा मानना है कि एक कमेटी बनाकर और बच्चों के हक की बात तो ज़रूर होनी चाहिए कि बच्चों की यदि हक की बात होगी तो वही बच्चे एक दिन उसी सर्वोच्च पदों पर, चाहे वो बीपीएससी के माध्यम से हो या हो सकता है कि वही, क्योंकि हमारे सीएम साहब भी पहले एक इंजीनियर रहे हैं, तो मान लीजिए कि बीपीएससी वाले भी हो सकता है कि बाद में जाकर अदर भी सेक्टर में हो। तो कहने का मतलब है कि यदि उनके मांग जायज़ हैं जो कि लग रहे हैं, क्योंकि मैंने तो अभी आपको एक एग्जाम्पल भी दे दिया कि एक साथ आप एग्जाम लेकर और उसमें आप टैलेंट को परख लीजिए, और यदि वैसी मजबूरी है कि इतने क्राउड को हम नहीं कर पा रहे हैं तो एक सार्थक डिस्कशन के साथ संतुष्ट करके वार्तालाप के साथ कदम बढ़ाया जाता है, शायद किसी को पीट कर तो नहीं किया जाता है। चलिए, तो सभी समस्या का समाधान जो है बातचीत से होता है। अगर कोई मुजरिम खून कर करके जेल जाता है तो उसका जो सजा होती है वो न्यायालय में बातचीत करके ही दी जाती है और ना ही कोई हिंसा करके। बहरहाल, हमारे साथ में जो शिक्षक थे आर के श्रीवास्तव, वो बिहार के तीसरे शिक्षक हैं जो राष्ट्रपति भवन में गए और अपनी बात रखी और बीपीएससी पे भी अपनी बात रखी, नॉर्मलाइजेशन क्या है उसको समझाया और बिहार में जो शिक्षा का व्यवसायीकरण है उसको कैसे खत्म किया जाए, इन सभी पर बातचीत हुआ। बातचीत कैसा लगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।